A very good morning 12th class. How are you students? I hope you are fine beta. Students, as you are aware that we have studied in your part B, second book, that is Indian Economy Developments. So students, as you are aware that we have discussed chapter 1 in previous video. Some topic of chapter 1 in previous video, that is chapter 1 is Indian economy on the eve of independence. Getting? So students, we have discussed in this chapter introduction, economic development on the eve of independence, agriculture sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, foreign trade on the eve of independence. Foreign trade on the eve of independence we have discussed yesterday. So students, today I will continue this chapter and topic is demography condition, infrastructure and occupational structure. There are three topics remaining in this chapter, that is demography condition, infrastructure and occupational structure. This is conclusion. So तीन टॉपिक्स हैं बेटा जो बचते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेमोग्राफी कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आई होप यू पीपल आर क्लियर. देयर आर 3 पॉइंट्स, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड. गेटिंग? सो आई होप ये 3 चैप्टर्स आप लोगों के जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्लियर होंगे. गेटिंग? इफ यू हैव any problem you can contact me. So students, yesterday we have discussed foreign trade on the eve of independence. So foreign trades की बात करें तो इंडिया क्या बना हुआ था बेटा? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. गेटिंग? ये टॉपिक आपने इसमें पढ़ा. नेक्स्ट पढ़ा था आपने मोनोपोली ऑफ कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल्स. व्हाट डू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली इज अकेला, केवल ब्रिटिश का कंट्रोल था इंडिया के पूरे फॉरेन ट्रेड पे. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव आल्सो डिस्कस दीज पॉइंट्स, दैट इज आफ्टर द सुएज कैनाल ओपनिंग. इंडिया का जो सुएज कैनाल ओपन हुई थी, आपको मैंने बताया था विद द बाय द हेल्प ऑफ मैप भी दिखाया था 1869 में. इससे क्या हुआ? डबल एक्सप्लोटेशन और मोर इजलर एक्सप्लोटेशन होने लगा इंडिया का. लास्ट पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को, मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस. जो एक्सपोर्ट से सरप्लस मिलता था उसका मिसयूज होता था. और वी कैन से ड्रेन ऑफ इंडिया इज वेल्थ. जो इंडिया की वेल्थ थी वो ड्रेन हो जाती थी, वो बह जाती थी. मिसयूज किस फॉर्म में होता था? या तो सरप्लस यूज हो जाता था पेमेंट करने में, जो ऑफिस थे, या ऑफिस जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनके ऑफिस, उनका रहन सहन उस पर खर्च हो जाता था. या सरप्लस यूज होता था जो ब्रिटिशर वार करते थे, ब्रिटिश की वार होती थी अदर कंट्रीज से, उसमें यूज हो जाता था. या लास्ट जो सरप्लस बचता था वो यूज हो जाता था सर्विस पे, जो अदर कंट्री से यानी ब्रिटेन से जो सर्विस लेते थे उस पे सारा आप लोगों का सरप्लस यूज हो जाता था. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दीज पॉइंट्स. टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोग्राफी कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो डेमोग्राफी कंडीशन पढ़ेंगे हम. इंडिपेंडेंस के टाइम डेमोग्राफी कंडीशन कैसी थी आपकी. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? बेटा डेमोग्राफी रिलेटेड होती है बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी एक्सेट्रा. सो यू कैन सी द डेमोग्राफी पैटर्न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881. सेंसस मीन्स जो आपका डेमोग्राफी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट हुआ. कब हुआ फर्स्ट बेटा? 1881 में. गेटिंग? द ईयर 1921, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी कम इन एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क्स, इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड. जो इंडियन इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री है उसमें 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड बोलते हैं. क्यों इसको ऐसा बोलते हैं? फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड population has been growing continuously and rapidly. The demographic condition on the eve of independence was as follow.
गेटिंग। अब जो भी कंडीशन थी वो मैं आप लोगों को बताता हूं। बस यहां पे क्या समझ आया कि जो इंडिया का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1881 में, एंड 1921 में ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इसको डिक्लेयर किया। व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली, स्पीडली आफ्टर द 1921। उससे पहले उतनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं थी। सो इस ईयर्स को नेम दिया इन्होंने ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। गेटिंग। नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोग्राफी कंडीशन। फर्स्ट फीचर्स क्या है बेटा? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। बर्थ रेट क्या होता है? इट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर ईयर 1000 इन अ ईयर। एक साल में सपोज दैट किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 पर्सन है, तो 1000 पर्सन के बिटवीन कितने बच्चे पैदा होते हैं, इट इज नोन एज बर्थ रेट। इट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पर्सन। पर 1000 यहां पे पर्सन होगा ये। गेटिंग इन ए ईयर, एक ईयर में 1000 पर्सन पे कितने बच्चे बोर्न होते हैं। तो वाज नियरली 48 पर 1000 कंपेयर टू 90% पर 1000 इन 2017। अब देखिए आप, पहले कितने बोर्न होते थे? 48। 1000 पे 48 चिल्ड्रन बोर्न होते थे, यानी तो हाई बर्थ रेट था। और 2017 का डाटा यहां पर कितने होते हैं? 19। तो देखो डाटा में अब आपका बर्थ रेट रिड्यूस हुआ है, बट एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपका बर्थ रेट हाई था। Getting? Now we are talking about death rate. Like birth rate, death rate is also same. It is a minor. I am talking about definition is same, but minor difference is here because this is birth rate and this is death rate. In death rate, it refers to the number of person dying per 1000 in a year. यानी कहीं 1000 पर्सन है, डाटा कलेक्ट किया, आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ा था, एंड 1000 पर्सन के बिटवीन कितने पर्सन विद इन ईयर डेथ हो जाती है। तो वाज नियरली 40 पर 1000 कंपेयर टू 7.3 पर 1000 इन 2070। तो अगर आप 1947 का डाटा देखो तो 1000 पे 40% की डेथ हो रही थी, और अब कितनों की हो रही है? 7.3। आप बोल रहे हो सर ये 7.3 कैसे आ जाएगा? पर्सन या तो 7 होंगे या 8 होंगे। बेटा दिस इज एवरेज। Getting? I hope you people are understand this thing because you are a students of statistics. तो ये एवरेज आ रहा है 1000 में 7.3% अब आपके डेथ होती है इन 2017। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1947 देन 40 पर 1000, यानी 1000 पे 40% की डेथ हो जाती थी। So students, I hope you people are understand this topic, that is high birth rate and death rate. So at a time of independence, birth rate and death rate both was high. Next is IMR. IMR is infant mortality rate. What do you mean by IMR beta? This is not a new concept. As economics students, you have discussed in 10th class also IMR. Infant mortality rate. It refers to number of infant dying before reaching a 1 year of age per 1000 live birth in a year. ये यहां तक इसका डेफिनेशन है। सेम जैसे वहां पर 1000% बर्थ रेट के लिए ले रहे थे, 1000% डेथ रेट के लिए ले रहे हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक साल के विदिन कितने बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। और वी कैन से हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड नॉट सेलिब्रेटेड फर्स्ट बर्थडे, यानी ये पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे हम? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के 1000 न्यू बेबी बोर्न लेते हैं और फिर विद इन ईयर आके चेक करते हैं दोबारा कि उनमें से कितने जीवित है, कितने बच्चे जीवित हैं। तो जितने एक्सपायर हो गए हैं, जितने डाई हो गए हैं, वही आपका IMR आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1947, वंस अगेन यू कैन सी it was about 218 per 1000 compared to present means infant mortality rate। यहां जिस ईयर का भी मेरे पास डाटा होगा 2014-15 में 37। गेटिंग? 1947 से आप कर रहे हो बिकॉज इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के टाइम कितना था आप लोगों का IMR? 218, यानी 1000 बच्चों में से 218 एक्सपायर हो जाते थे। गेटिंग? तो अब आप लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करके अपनी कंट्री में IMR को रिड्यूस किया है, एंड नाउ इट इज
in 2014-15 37 per thousand. This is clear beta. Next point is literacy rate. Literacy rates, it refer to number of person capable to read and write above 7 year of age any language. यानी कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन जो 7 ईयर्स से अबो हो और वो लिटरेट किसको बोलोगे आप, जो किसी भी लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सके. द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%, यानी ओनली 16% पॉपुलेशन 7 ईयर्स के बाद लिखना पढ़ना जानती थी. कंपेयर टू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, overall literacy level was less than 16%, and here is you can see compared to 76% in 2014-15. कितना बड़ा आप लोगों ने अचीवमेंट किया है बेटा इसमें. 1947 में ओनली 16% पॉपुलेशन लेस देन थी आपकी लिटरेट. इट मीन्स 7 साल से अबो पर्सन ओनली 16% ऐसे थे जो लिटरेट थे, वो कोई भी लैंग्वेज रीड एंड राइट कर सकते थे. But in 2014-15, 76% population are literate, and literate means those person are able to read and write any language. Out of this, female literacy level was very low. It was just 7%. अब देखिए 1947 में फीमेल, अगर आप केवल फीमेल का डाटा कलेक्ट करते हैं तो ओनली 7%. आपने 100 फीमेल देखी, उसमें से 7 फीमेल ऐसी मिलती थी जो रीड एंड राइट कर सके. गेटिंग, आई होप दिस इज क्लियर बेटा. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट. गेटिंग, एंड लास्ट पॉइंट इन डेमोग्राफी पैटर्न इज लाइफ एक्सेप्टेंसिस. लाइफ एक्सेप्टेंसिस, गेटिंग, यानी कोई बंदा कितना जिएगा, दिस इज नोन एज लाइफ एक्सेप्टेंसिस. सो स्टूडेंट्स, in life acceptances you can see here it refer to average life of a person, that is average number of year for which a person is accepted to lie. यानी एक ऐसी एवरेज है ईयर की कि कोई बंदा कितना जिएगा. गेटिंग बेटा. इट वाज आल्सो वेरी लो, ये बहुत लो था. इट वाज 44 ईयर इन कॉन्ट्रैक्ट टू 67 ईयर इन 2014-15 and 68.3 in 2017. I have 2 year data, 14-15 का भी है, 17 का भी है, तो you can learn 17. तो बेटा it was 44 years. 1947 में लाइफ एक्सेप्टेंसीज कितनी थी, 44. यानी जो न्यू बेबी बोर्न होते थे तो हम बोल सकते थे, या एवरेज जो ईयर्स थी, एज जो थी वो 44 थी. बट इन 2017 it was 68.3. So it is also good achievement for in demographic condition. So it indicates बेटा, demographic condition ही फिनिश है आपका. It indicates that poor healthcare facilities and lack of general awareness to keep healthy. I hope बेटा this is clear. क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा डेमोग्राफी पैटर्न एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और डेमोग्राफी पैटर्न में भी हमने क्या पढ़ा, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, देन literacy rate, IMR infant mortality rate, and last is life acceptances. Getting? So now we will discuss infrastructure during the British rules. तो बेटा infrastructure क्या होता है? Infrastructure means which is the help in trade, which is a help in production or trade, like सड़क, railway, electricity, irrigation facilities, ship, port, etc. Infrastructure comprise of such industry which help in the growth of other industry. यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आपका जो अदर इंडस्ट्री है वो भी डेवलप नहीं कर सकती. अंडर द कॉलोनियल रूल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट मीन्स पोस्टल सर्विस, एंड टेलीग्राफ्स डेवलप, ये डेवलप हुए. बट दिस डेवलपमेंट वाज नॉट ए प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सब्सटेंस द कॉलोनियल इंटरेस्ट. यानी इन्होंने डेवलप तो किया है, आप देखो इंडियन रेलवे भी बनाया, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी उन्होंने कुछ चीजों को अलो किया है, बट
This development was not to be provide basic amenities to the people, but to subserve द कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे किया उन्होंने जो उनकी होम कंट्री ब्रिटेन को बेनिफिट मिले. सो फर्स्ट इज रेलवे. आप रेलवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो उनका कंट्रीब्यूशन है. ब्रिटिश रूल्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850 एंड इंडियन रेलवे बिगन देयर ऑपरेशन इन 1853. उन्होंने 1850 में इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया में जो फर्स्ट रेल चली है वो 1853. और फर्स्ट रेलवे लिंक कहां पे हुआ बेटा? बॉम्बे से थाना. बॉम्बे आपका महाराष्ट्र में और थाना भी वहीं पे एक सिटी है. तो बॉम्बे से थाने के बीच में उन्होंने फर्स्ट रेलवे ट्रैक चलाया. उससे पहले आपकी कंट्री में रेल नहीं थी. 1850 में उन्होंने प्रपोजल किया, वर्क स्टार्ट हुआ और 3 इयर्स में काम कंप्लीट होकर 1853 को इंडिया में ट्रेन दौड़ने लगी. दिस इज क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1837. ये जो पोस्ट ऑफिस होता है, पहले पोस्ट ऑफिस भी नहीं थे, तो ये भी आपको ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस कराया. देखिए जहां पर ड्रॉबैक है उनके एक्सीडेंटली बेनिफिट्स भी हुए हैं कुछ चीजों के लिए, तो उन्होंने मॉडल पोस्टल सिस्टम चलाया. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1837. The telecommunication service were introduced in India. The first telegraph line was opened in 1857. कोई प्रॉब्लम बेटा? लास्ट रोड्स और दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में. The road were built primarily to mobile army within India and carrying out raw material to the nearest railway station और द पोर्ट टू सेंड इट टू ब्रिटेन. यानी रोड्स भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया, बट कोई ज्यादा उसमें उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया. केवल किस लिए उन्होंने डेवलप किया? ताकि रोड से ट्रेन तक या रोड से जो विद इन कंट्री प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहां तक ले जाया जा सके? पोर्ट तक. सो आई होप दिस इज क्लियर बेटा. दिस टॉपिक्स वाज रिलेटेड टू योर, क्या टॉपिक था ये? इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स. क्या उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे है, देन कम्युनिकेशन और रोड. गेटिंग? ये भी ऐसा उन्होंने बेनिफिट किया ताकि उनकी होम कंट्रीज को बेनिफिट मिले. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर होते हैं उनके बीच में वर्कफोर्स को डिवाइड करना. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स. वर्कफोर्स क्या होता है? पॉपुलेशन और वर्किंग, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और उसको किस सेक्टर में डिवाइड कर देना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर. यानी कितने पर्सन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हैं, कितने सेकेंडरी में, इंडस्ट्री में, और कितने सर्विस करते थे. तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और देखना है आपको ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. यू कैन से द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एज फॉलो. फर्स्ट है प्री डोमेन्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. ये तो आपको पता ही है, चैप्टर स्टार्टिंग किया था हमने. 85% पॉपुलेशन आर इंगेज आर लिविंग इन रूरल एरियाज एंड दे पीपल आर इंगेज इन agriculture sector directly or indirectly. So you can see here the agriculture sector accounted for the largest share of workforce, which was 72%. The manufacturer and service sector occupied for 10% and 18% respectively. तो आप देखिए इसको प्लस करके देख सकते हैं आप. 72% प्लस 10% प्लस 18 दैट इज 100. 100% पॉपुलेशन को अगर आप डिवाइड करो, वर्किंग पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग पॉपुलेशन, तो 72% विच इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन. 72% पॉपुलेशन आर engaged in agriculture sector and only 10% engaged in manufacturing, that is industrial sector, and 18% are engaged in service sector. So student, this is the occupational structure at the time of independence of India. कितना बेटा? 72
2% population engaged in agriculture sector, 10% engaged in industry sector, and 18% engaged in service sector. Getting? I hope this is clear. This is a very, very important. You have to learn data also. Next one is growing regional variation. अब देखो ये तो प्री डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था, रीजनल वेरिएशन भी देखो. इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, द डिपेंडेंसी ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन. यानी रीजनल वेरिएंसी देखो, धीरे धीरे जो ये स्टेट्स मैंने पढ़े हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, the dependency of the workforce on the agriculture sector declined. On the other hand, there was increase in the share of workforce in the agriculture sector in state of Odisha, Rajasthan and Punjab. इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर का अभी भी इंक्रीज हुआ है. सो दस इंडिया इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाज स्टैटिक्स एंड अनबैलेंस. अनबैलेंस क्यों था? क्योंकि टोटल वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज था और बहुत थोड़ा सा पॉपुलेशन का पोर्शन इंडस्ट्री सेक्टर में था. गेटिंग? सो आई होप दिस पॉइंट्स इज आल्सो यू पीपल क्लियर. बेटा विच पॉइंट्स? दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? टोटल वर्कफोर्स डिवाइड इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. यस, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे ब्रिटिश रूल्स के? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोटेशन इंडिया, सम ऑफ द वे और मीन एडॉप्शन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड पॉजिटिव फॉर इंडिया आल्सो. फॉर एग्जाम्पल देखो, उनकी सारी पॉलिसी कैसी थी कि इंडिया को एक्सप्लोइट किया जाए, फिर भी उनकी पॉलिसी के थ्रू आप लोगों को कुछ बेनिफिट भी हुआ है. विच बेनिफिट्स? लाइक आपकी एग्रीकल्चर पहले सब्जिस्टेंस थी, अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बन गया है. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स अब हम प्रोडक्शन करते हैं, नॉट ओनली सेल्फ कंजप्शन बट मार्केटेबल आल्सो. जब भी मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता है तो कंट्री ग्रो करती है, डेवलप होता है, एक्सपोर्ट होता है, और कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जीडीपी इंक्रीज होती है, देन कंट्री विल बी ग्रो. सो फर्स्ट पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. हम इस बात को भी बेटा झुटला नहीं सकते दैट ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस कराया, इरिगेशन फैसिलिटीज कराई, बहुत सारी उन्होंने रोड बनाए, बहुत सारे डैम बनाए, ब्रिज बनाए. तो इस सिचुएशन में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया. तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव इंपैक्ट. चेक ऑन फेमाइंस. जो फेमाइंस आते थे, काल पड़ते थे, उसको चेक किया या उस पर उन्होंने इंसेंटिव किया. मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. आपकी कंट्री में पहले बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम जो आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था, गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स. बट ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस हियर मनी. उन्होंने मनी इंट्रोड्यूस कराया. देन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज विल बी स्टार्टेड दैट वी कैन convert goods not with goods but we can purchase goods by the help of money. And effective administration. This is also very important positive impact of effective administration during the British period. Britisher एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करते रखते थे, उनके जो राज में बहुत अच्छे से कंट्री का प्रशासन चलता था. सो स्टूडेंट दीज द पॉजिटिव इम्पैक्ट. मैं फिर बोलूंगा, ऑल दीज पॉजिटिव इम्पैक्ट is related to Britisher, but main policy was of Britisher the interest of their home country. यानी उन्होंने जितनी भी पॉलिसी बनाई वो सारी ऐसी थी कि उनकी होम कंट्री को बेनिफिट मिले. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंड. दिस चैप्टर इज फिनिश. नाउ वी आर एबल टू कंक्लूड दिस. कंक्लूड कर सकते हो आप. इंडिया वाज ए रिच कंट्री ऑक्यूपाइड बाय पुअर पीपल. देखो कितना अच्छा यहाँ पे कोटेशन लिखा है. इंडिया एक रिच कंट्री है, ऑक्यूपाइड बाय पुअर पीपल. बट यहाँ पे कैसे पुअर पर्सन रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे पास रिसोर्सिस बहुत हैं, इतना यूरोपियन कंट्री के पास रिसोर्सिस नहीं है. जापान रिसोर्सिस में बहुत पीछे है इंडिया से, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है. तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया सोने की चिड़िया है. सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे हम इंडिया को इन एंसाइड टाइम? बिकॉज हियर इज अबंडेंट रिसोर्सिस. बहुत ज्यादा रिसोर्सिस थे, नेचुरल रिसोर्सिस.
जो कि अदर कंट्रीज में नहीं था। सो ये कहा जा सकता है इंडिया बहुत धनी कंट्री है, बट यहाँ पे निर्धन लोग निवास करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ बेथलेहम, देखिए ये कोई इसने लिखा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, आपकी कंट्री के बारे में। बेथलेहम क्या लिखते हैं? लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो एग्रीकल्चर आउटपुट, लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, वेरी स्लैश इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देख लिया आपने सारा, उसने कितना निगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं। दीज आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया इज सोशल एंड इकोनॉमिक। आगे अभी पढ़ते हैं, दोबारा इसको देखिए। बेथलेहम के वर्ड्स हैं लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर का आउटपुट बहुत लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम वो देखा ही था आपने 480 करोड़, कितना था दादा भाई नरोजी ने? 340 करोड़। एंड पर कैपिटा इनकम, वेरी स्लैगिश इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी बहुत ही कम प्रोग्रेस, कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। These are some of the main characteristics of India's social and economic situation after independence. The status of Indian economy was poor, stagnant, and backward. So, students, these the features are at the time of India, at the time of eve of independence. So students, this chapter is finished, and I hope you people are understand of same things. And tomorrow is your Zoom classes, and I will try to explain some topic from macroeconomics. मैं सिलेबस को यहीं रोकता हूँ बेटा आपके, because half yearly exam is coming. Your first chapter has completed in Indian economy, and we will continue later on this chapter. Getting? So thank you so much. This is sufficient for today. Thank you so much to health class.